ब्रिक्स के डिलेमा के अंदर इंडिया ट्रैप हो गया है और भारत उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ईरान ने शर्तें रखी हैं जिसे इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है और काफी हद तक इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो गई है। किम जोंग उन ने 10 मिसाइल्स एक साथ फायर की, 10 बैलिस्टिक मिसाइल, और उसकी डायरेक्शन थी जापान थी और ये उसका जवाब था। जब भी ट्रंप साहब कुछ कहने की कोशिश करते हैं या साउथ कोरिया कुछ कहने की कोशिश करता है तो उसका जवाब किम जोंग उन इसी ढंग से देते हैं और शायद इसीलिए नॉर्थ कोरिया के ऊपर किसी की भी अटैक करने की हिम्मत नहीं पड़ पाती है। ये भी एक बड़ी बात है और ट्रंप तो क्या, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कभी हिम्मत नहीं करता कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर कुछ ज्यादा करने की कोशिश करे। व्हाइट हाउस के अंदर बहुत बड़ी रिफ्ट पैदा हो गई है कि वहां पर कई सलाहकार एडवाइजर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वॉर बंद कर दो वरना और फंस जाओगे। कई कहते हैं अब निकल गए, अभी निकल गए तो बहुत बदनामी होगी और सुपर पावर का जितना तुम्हारा ठप्पा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो ट्रंप इस टाइम दलदल में फंस चुके हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और खार्ग आइलैंड को बर्बाद करने की बात की है नेक्स्ट टाइम में। अभी कहते हैं छोड़ दिया, ट्रंप साहब कहते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको बर्बाद कर दूंगा। तो आईआरजीसी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि हंसते हुए कहते हैं, कहता बर्बाद कर दो, सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरे गल्फ की बत्ती गुल कर दूंगा, पूरा गल्फ अंधेरे में डुबो दूंगा, रोशनी को तरस जाओगे, रोशनी को। मुझे लगता है कि ये बात भी सही है, वो कर सकता है क्योंकि जितने फिर वो पावर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे बर्बाद हो जाएंगे। तब क्या करोगे? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मिलते नहीं। सबसे पहले मैं ब्रिक्स के डिलेमा की बात करना चाहूंगा कि इंडिया उसमें बुरी तरह से फंस चुका है। दरअसल 12 तारीख को भी ब्रिक्स के शेरपास की भी मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल और उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। चाइना, रशिया और ईरान इस बात के लिए जोर डाल रहे हैं कि तुरंत एक प्रपोजल दिया जाए जिसके अंदर अमेरिका और इजराइल को खास तौर से ईरान पर अटैक करने के लिए कंडेम किया जाए और साथ में खमनेई साहब को मारने के लिए भी कंडेम किया जाए। और इस चीज को यूएई और जो सऊदी अरब है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन रशिया और अमेरिका चाहते हैं, लेकिन रशिया और अपना चाइना चाहते हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया हैज कंडेम्ड इन यूएनओ द इरानियन अटैक ऑन गल्फ नेशंस। जहां पे ये मानने वाली बात है, इंडिया हैज सेड यस, उस पे यस का इंडिया ने वोटिंग किया है यूएनओ के अंदर, जिसमें ईरान का गल्फ नेशन पे अटैक को कंडेम किया गया है। लेकिन उसमें यह प्रपोजल क्यों नहीं आया कि अमेरिका और इजराइल शुड बी कंडेम्ड फॉर अटैकिंग द ईरान? और ब्रिक्स के अंदर ही प्रपोजल अब आने की बात हो रही है कि यहां पर अमेरिका और इजराइल का जो अटैक है उसको कंडेम किया जाए और खमनेई को किलिंग के लिए भी उसको कंडेम किया जाए। इंडिया ये नहीं करना चाहता। इंडिया दरअसल एक किस्म से साइड ले चुका है, या कई बार मैं अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं कि इंडिया इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। जहां पे भारत अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है वो किसी भी हालत में वो ईरान के खिलाफ ही जाएगा। ऊपर से कहेगा ईरान मेरा दोस्त है, अभी पिछले 2-3 दिन से बोल रहा है ईरान हमारा दोस्त है, पुराना दोस्त है। ये दिखावट है। ये अपना जो लॉस हो चुका है, जो हमारा डैमेज हो चुका है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को पता लग चुका है कि अमेरिका और इजराइल उसको हॉर्मस की खाड़ी में तेल नहीं दिलवाएंगे तो ईरान हमारा तेल निकाल देगा। ये बात तो सही है ना? तो ईरान कहता तुम्हें ये करना पड़ेगा और यहां प्रपोजल भी लाना पड़ेगा और इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप है इस साल की ब्रिक्स की। इंडिया हैज टू ब्रिंग दिस प्रपोजल, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर देम। और अगर इस पे वोटिंग भी हो गई तो भी 2-3 कंट्री को छोड़ के जो अधिकतर वोटिंग होगी वो वोटिंग इजराइल और अमेरिका के कंडेमनेशन के ऊपर होगी, जो ईरान के ऊपर अटैक किया और खमनेई को मारा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इंडिया उसमें आइसोलेटेड है। ब्रिक्स के 5 वर्ड है, BRICS। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। शुरू में ये ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हुआ जब साउथ अफ्रीका जोड़ा। अब ये इंडिया वाला आई जब बाहर निकल रहा है इसमें से,
और उसमें ईरान का आई अंदर आ रहा है। आप समझ सकते हो कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है। और ये जो ट्रायो है ईरान, चाइना और रशिया का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायो निकला है। और इसके द्वारा चाइना और रशिया का जो पर्शियन गल्फ में या गल्फ ऑफ ओमान के अंदर जो इनका रुआब बढ़ा है, वो अपने आप में बहुत बड़ा, एक्चुअली देखा जाए तो इनको बेनिफिट है। तो ईरान देखेगा कि मुझे मेरी मुसीबत के टाइम में किसने मदद की। रशिया ने मदद की, यस। नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है, यस। और सबसे ज्यादा चाइना मदद कर रहा है। और इस बात को ईरान कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि 90% तेल खार्ग आइलैंड से जो शख्स खरीद रहा है वो चाइना है। तो नेचुरली चाइना उसको हथियार भी दे रहा है, मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, मिसाइल का माल मसाला भी दे रहा है, साथ में ड्रोन के कंपोनेंट्स भी दे रहा है, उसके इंजन भी दे रहा है। तो नेचुरली ईरान किसका एहसानमंद होगा? इंडिया का नहीं, चाइना का एहसानमंद होगा। तो प्रोजेक्ट किसको देगा? चाइना को देगा, जिसको तेल बेच रहा है, जिससे पैसे मिल रहे हैं। तो नेचुरली वो एहसानमंद भी उसी का होगा या रशिया का होगा। इंडिया का एहसानमंद क्यों होगा भाई? वो किस लिए? इंडिया ने क्या किया उसके लिए? कुछ भी नहीं किया। लेकिन इंडिया सोचता है कैसे भी करके इन जहाजों को बाहर लाया जाए, जो मेरे 26 जहाज अटके हुए हैं। जहाज तो बाहर आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे जब तक आईआरजीसी की परमिशन ना हो। सिर्फ मसूद पेजेश्किन से बात करके कुछ नहीं होगा, अब्बास अराक्ची से बात करके कुछ नहीं होगा। 2 शिप आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, चलो 26 भी आ गए, लेकिन साहब वापस नहीं जा पाएंगे। और वापस जाएंगे तो फिर इनका वापस आना नामुमकिन है, जब तक आईआरजीसी ना चाहे। तो इंडिया ब्रिक्स के मामले में इस टाइम इंडिया की भैंस गई पानी में। इंडिया मतलब इंडिया गवर्नमेंट की भैंस गई पानी में। इंडिया की भैंस ही जाती पानी में। हम तो बुलंद है और बुलंद रहेंगे। ये सरकार है जो इस समय एक किस्म से सुसाइडल पाथ पर है, इजराइल का और अमेरिका का साथ देके, न कि ईरान का साथ देके। हालांकि हमारा इंडिया के टीवी स्टेशन तो कि इंडिया बैलेंस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये सब बेकार की बातें, बकवास की बातें, उन पे यकीन मत कीजिए। हमारे टीवी स्टेशन तो अमेरिका और क्या कहते हैं ना, नेतन्याहू के तलवे चाट रहे हैं, क्योंकि उनको ऐड मिलते हैं तो तलवे तो चाटेंगे ना, और क्या करेंगे। तो हमारे टीवी स्टेशन पे तो आप यकीन नहीं कर सकते, हमारा गोदी मीडिया पे आप यकीन नहीं कर सकते। किम जोंग उन ने 10 मिसाइलें एक साथ दाग दी। ये उसका स्टाइल है साहब। कहते हैं ना, समरथ को नहीं दोष गुसाई, एक तुलसीदास की ये सेइंग है, जिन्होंने रामायण लिखी है तुलसीदास जी की, कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। यानी कि जो ताकतवर होता है ना, उसके अंदर लोग फॉल्ट्स नहीं ढूंढते हैं। ताकतवर के अंदर फॉल्ट नहीं ढूंढे जाते हैं। किम जॉन उंग ताकतवर है, उसके अंदर कौन दोष ढूंढेगा भाई? चाइना का जिनपिंग ताकतवर है, उसके अंदर कौन दोष ढूंढेगा? हालांकि ईरान के तेल के ऊपर सैंक्शन लगी हुई है अमेरिका की, लेकिन बिंदास होके चाइना उससे तेल खरीदता है, इंडिया नहीं खरीदता। इंडिया डरता है कि मेरे ऊपर सैंक्शन लग जाएंगी, चाइना नहीं डरता। अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती कि चाइना से कह दे भाई तू दे तेल मत ले। रशिया पे सैंक्शन है, वो रशिया से भी तेल लेता है। तो चाइना पे सैंक्शन लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती अमेरिका की, क्योंकि वो सैंक्शन लगाएगा तो उधर चाइना सैंक्शन लगाने को तैयार बैठा है अमेरिका के ऊपर। मैं तेरे सारा माल मसाला बंद करता हूँ, रेयर अर्थ बंद करता हूँ, बैटरी बंद करता हूँ, सोलर बंद करता हूँ, केमिकल्स बंद करता हूँ, दवाइयां बंद करता हूँ। तो अमेरिका की तो घुट्टी बंद हो जाती है पूरी की पूरी। तो फिर वही बात आती है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, यानी कि ताकतवर के सामने आप कुछ नहीं करते। आप कहते यार तू जाने दे, तू अपने मोहल्ले का दादा, मैं अपने मोहल्ले का हूं, तू अपना काम कर यार, छोड़ पड़े। तो किम जॉन उंग ने 10 मिसाइलें दाग दी, और दागी भी किस दिशा में साहब? जापान की दिशा में। और बताया आप जो कर रहे हो ना, वो आपको मैं 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। और ये एक ऐसा शख्स है ना, जिससे पूरा का पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कांपता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि नॉर्थ कोरिया के पास सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों ना सी सैकड़ों ऐसी मिसाइल्स हैं जो बहुत आराम से अमेरिका तक पहुंच जाएंगी, राइट फ्रॉम न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया की और सिटीज, शिकागो, फ्लोरिडा, जहां पे इनका मारी लागो जो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं बना हुआ है पूरा रिसोर्ट। एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर आपका सो कॉल्ड किम जॉन उनकी मिसाइल नहीं पहुंच सकती है। सब आईसीबीएम है उसके पास, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके पास, और एटम बम है।
जो डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड तो कुछ भी नहीं है। लोग मानते हैं कि 50 से 100 के बीच में एटम बम उसके पास हैं, 50 से 100 के बीच। लेकिन इन तीनों की तिकड़ी है ना, ये तीनों न्यूक्लियर पावर है, रशिया है, चाइना है और साथ में नॉर्थ कोरिया है। तो इनकी जो ट्रायंगल है ना, बड़ा खतरनाक ट्रायंगल है साहब ये। इससे दुनिया भी कांपती है। और अभी यूक्रेन के साथ वॉर में तो नॉर्थ कोरिया ने अपने सोल्जर भेजे हैं और काफी सोल्जर मरे भी हैं उनके, मैं आपको बताऊं। तो लेकिन ऐसा सपोर्ट है आपस में इन दोनों का, तो ये तो बात सही है ना। तो अब इससे अमेरिका डरता है, उसके आगे कुछ नहीं बोलता, कहता है किम जोंग उन इज नाइस पर्सन, मे बी वन डे आई विल मीट हिम। इससे ज्यादा और क्या कहेगा, उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत पड़ती नहीं है। व्हाइट हाउस में रिफ्ट बढ़ गई है साहब, रिफ्ट। उसमें बहुत सारे 2-3 बंदे ऐसे हैं एडवाइजर जो पूरी तरह से कह रहे हैं कि भाई साहब युद्ध बंद कर दो और बच जाओगे, अदरवाइज आप मर चुके हो। और 2 दिन कहते हैं कि लगे रहो, क्योंकि आप बाहर निकल गए तो आपको दुनिया में कोई पूछेगा नहीं है। अभी तक तो थोड़े बहुत लोग पूछ रहे हैं, बाद में सब कहेंगे ये तो कोई ताकत वाकत नहीं, सब बेकार की बातें हैं, इसको पीछे कर दो अभी। तो एक बार को आप हार के बाहर गए तो दुनिया भी आपको एक किस्म से पूछेगी भी नहीं और जूते भी मारेगी। बोलता है काय का अमेरिका, काय की पावर, मार गोली उसको यार, क्या करना है हमको। तो इसलिए आज अमेरिका फंसा पड़ा है बीच में, ना निकल सकता है ना वो बेसिकली वहां पे रह सकता है। तो उसका दोनों साइड से नुकसान है। रोज नई धमकी देता है, आज मैं अब्राहम लिंकन भेज रहा हूं, सरेंडर कर दो। पता लग रहा है अब्राहम लिंकन ही भाग गया। फिर कहता है मैं जेरल्ड फोर्ड भेज रहा हूं, वो भी भाग गया। उसमें भी सुना एक आग लग गई, कई लोग घायल हो गए हैं। उसके बाद कहता है अब मैं यूएसएस ट्रिपोली नाम का फास्ट मूविंग शिप भेज रहा हूं और 2500 कमांडो आ रहे हैं, वो आपका तख्ता पलट कर देंगे। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में 2500 कमांडो जो मरीन कमांडोज हैं उन्हें ईरान के लोग कुचल कर मार डालें। ये भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, ये भी हो सकता है कि वो कुचल कर मार डालें उसको। 12, पता लग रहा है 2500 लाशें जाएंगी उनकी वापस, जिसे बॉडी बैग कहते हैं। और अमेरिका बॉडी बैग से बहुत डरता है। 10 करोड़ लोगों को 2500 लोग क्या कर सकते हैं भाई, आप मुझे बताइए ना। 5000 लोग तो अब्राहम लिंकन में थे, उन्होंने क्या कर लिया। 4-5 हजार लोग जेरल्ड फोर्ड पे, उन्होंने क्या कर लिया। 50,000 की फौज ऑलरेडी अमेरिका की गल्फ में है, उन्होंने क्या कर लिया। जो ये 2500 लोग मरीन कमांडोज आके कर लेंगे, क्या कर लेंगे अल्टीमेटली, व्हाट दे कैन डू। 10 करोड़ के कंट्री में वो क्या कर सकते हैं। उन्हें ईरान का एबीसी नहीं पता भाई, उसकी टेरेंस नहीं पता। बड़े बड़े कमांडो अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका के थे वो सारे मार खा गए। 3,000 लोग मर के वापस गए, 3,000 बॉडी वापस गई अफगानिस्तान से, 58,000 वियतनाम से वापस गई हैं। लेकिन क्या है ना, हिस्ट्री अमेरिका भूल जाता है, दोबारा से अपने लोगों की जान लेने को उनको भेज देता है कहीं ना कहीं। अब एक और धमकी आई है कि मैं खार्क आइलैंड को उड़ा दूंगा। खार्क आइलैंड को उड़ाऊंगा तो ईरान की बैकबोन टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो आईआरजीसी कहता है भाई बुड़ा लेगा, तेरे को लगता है मेरे पास दूसरे साधन हैं अभी। लेकिन आधे घंटे के अंदर अगर पूरे गल्फ को मैंने अंधेरे में नहीं डुबो दिया तो मेरा नाम ईरान नहीं है। ये बात तो सही है साहब। सारे के सारे आपके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से बिजली बनती है और जाती है, 15 मिनट का काम है, 20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम दिया है। कहता है आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा गल्फ डार्क होगा, अंधेरा होगा, उंगली को उंगली नजर नहीं आएगी। अगर हिम्मत है तो करके देख लो, नहीं तो फिर मैं करके दिखा दूंगा। और साहब एक बात तो मानने की है, जो आईआरजीसी कह रही है वो करके दिखाती है, जम के करके दिखाती है। और इसीलिए अमेरिका अंदर से डरा हुआ है, इजराइल भी डरा हुआ है। बाकी ठीक है, इनके लोग तो मर रहे हैं। ईरान के लोगों को शहादत देने की आदत है, वो शहादत देने से नहीं डरते, वो उसके ऊपर प्राइड महसूस करते हैं। वो तो कहते हैं हम फिर से जान देने को तैयार हैं, तू आजा मैं देखता हूं तेरे को। भागेंगे तो ये लोग ना, भगोड़े तो ये लोग हैं। ये लोग मैदान छोड़ के थोड़ी भागेंगे। 8 साल का इराक के साथ वॉर थी, इराक को मारा ना अल्टीमेटली। 10 लाख ईरानी मरे हैं उसके अंदर, उस हिस्ट्री को पढ़ो आप, ईरान इराक वॉर को। 10 लाख ईरानी लोग मरे उसके अंदर। यहां तो अभी 2,000 ही मरे हैं। तो ईरान के लोगों को तो शहादत देने की आदत है भाई। जिस मुल्क को शहादत देने की आदत हो और जिसके पास लड़ने का जज्बा हो, उसे आप नहीं हरा सकते साहब, उसे आप बीट नहीं कर सकते। और जिनको ना यकीन आता हो वो जाके एक बार को पर्शियन हिस्ट्री पढ़ लें। लेकिन वैसे भी ट्रंप के जितने भी आदमी हैं ना, उसके डिफेंस मिनिस्टर हैक्सेथ या रूबियो जितने लोग हैं, ये जाहिल, गंवार, अनपढ़ लोग हैं यार।
ये दक्षिणपंथी है ना, राइट विंगर है सारे के सारे। ये अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं, इन्हें अकल नाम की चीज ही नहीं है। ट्रंप सामने बैठता है तो ये सामने जिल्ले इलाही करते हैं, इनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। तो इन्हें अकल वकल तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं ये लोग। आपको पता है रिपब्लिकन जितने भी हैं ये सारे अनपढ़ लोग हैं, दादा लोग होते हैं ना मोहल्ले के, ये वो लोग हैं। और जो डेमोक्रेट्स हैं वहां पे पढ़े लिखे माने जाते हैं। ये अनपढ़ लोग हैं, जाहिल हैं, गंवार लोग हैं। मैं आपको बताऊं, कुर्सी आगे से राजा बन गए, राजा बनने से आप पढ़े लिखे थोड़ी हो जाते हो, समझदार थोड़ी हो जाते हो, बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहोगे ना अल्टीमेटली।